हेलो एंड नमस्कार, जस्ट टारगेट में आपका स्वागत है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 60 दिनों का मिशन सिलेक्शन, जिसमें हम बिहार एपी और बिहार जे के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज है डे 16। चलिए शुरू करते हैं। तो इस यूट्यूब सीरीज़ को अगर आप शुरू से फॉलो करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ही प्लेलिस्ट दी गई है। डे 1 से आप शुरू कर सकते हैं और इस 60 दिन की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और अगर इसकी फ्री PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आज है डे 16। चलिए शुरू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, हु प्रिसाइड्स ओवर इंडियाज़ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? बिहार एपीओ 2021 का एक क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देखिए, वैसे तो इसमें संशोधन हो गया है अभी। जो भी अध्यक्ष हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, वो या तो कोई फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या अथवा कोई भी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हो सकते हैं। तो जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर होगा डी। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों व्यक्ति एलिजिबल हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षता के पद के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू द स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता प्रदान करता है? वित्त आयोग, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग या सर्वोच्च न्यायालय? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन सभी पॉलिटिकल पार्टियों को मान्यता देता है, उनके चुनाव चिन्ह जो भी उनका इलेक्शन सिंबल है उसको फाइनलाइज करता है, और यदि कोई विवाद भी हो जाता है उस विवाद को भी चुनाव आयोग ही सुलझाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3, हु अप्रूव्स अ बिल एज अ मनी बिल इन इंडिया, यानी भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन अनुमोदित करता है? ये भी बिहार एपीओ 2021 का क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? आंसर है स्पीकर, यानी कि अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। आर्टिकल 110 में उन्हें यह शक्ति दी गई है जो किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अनुमोदित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीस्ट ऋत्विज आर डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस या यज्ञाज, यानी कि ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहित या ऋत्विज का वर्णन मिलता है? बिहार एपीओ 2021 4 ऐसे पुरोहितों का वर्णन है, 5, 6 या 7। तो सीधा ये रटने वाला ही क्वेश्चन है। आंसर है इसका 7, यानी कि 7 ऐसे पुरोहितों की बात हुई है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट डिपिक्टेड इन द आर्टवर्क्स ऑफ सांची स्तूपा, निम्नलिखित में से किस जानवर का सांची स्तूप की कलाकृतियों में अंकन नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सांची स्तूप क्या है और कहाँ है। तो ये एक बौद्ध समाधि स्थल है। बौद्ध समाधि स्थल किसकी समाधि है यहाँ पे? या तो गौतम बुद्ध के जो अवशेष हैं उनके ऊपर एक स्तूपा का निर्माण होता है, या फिर महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं उनकी एक तरह की समाधि स्थल हो सकती है, उसे स्तूप कहते हैं। सांची एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है जो कि मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्तूप स्थित हैं। तो ये कौन से राज्य में स्थित है ये भी पूछ लिया जाता है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो ये तो हुआ सांची स्तूप की बात, लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इन जानवरों में से क्या वहाँ की कलाकृति में नहीं मिलेंगे? मछली, सांप, कछुआ या बंदर? आंसर है इसका टोटस या कछुआ। तो कछुए की जो कलाकृति हैं वो नहीं मिलती हैं सांची स्तूप में, बाकी सांप, मछली और बंदर की बहुत सारी कलाकृतियाँ मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ कार्दमक ब्रांच ऑफ शक डायनेस्टी, तो जो शक वंश था उसका जो कार्दमक शाखा थी उसके संस्थापक कौन थे? तो ये जो शाखा थी ये उज्जैन में बेस्ड थी, और ऑप्शन क्या दिए गए हैं? चस्टन, रुद्रदमन 1, नहापना या फिर जयदमन? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चस्टन या चस्तन। वो फाउंडर थे शक डायनेस्टी में जिन्होंने उज्जैन या फिर कार्दमक शाखा का शासन को आगे बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंड आर डिस्क्राइब्ड इन द अमरकोश, तो अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? बिहार एपीओ 2021। तो भूमि 2-3 प्रकार की होती थी आमतौर पे, तो एक उपजाऊ भूमि, एक बंजर भूमि, एक कम उपजाऊ भूमि, तो इस तरीके, या स्टेट की भूमि या आम आदमी की भूमि। तो उनका कैटेगराइजेशन कर दिया गया था
उसी कैटेगराइजेशन के टाइप पूछे गए हैं यहाँ पे। तो क्या वो 10 तरह की थी, 12 तरह की, 14 या फिर 6? तो सही आंसर है बी, 12 तरह की जो भूमि का वर्णन है वो मिलता है अमरकोश में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच लैंग्वेज इज द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, जिसे प्रशस्ति भी कहते हैं, ऑफ किंग खारवेल ऑफ कलिंग इंस्क्राइब्ड, यानी कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति में किस भाषा में वो लिखी गई है? तो देखिए, इंस्क्रिप्शन कहते हैं पत्थर के ऊपर किसी चीज़ को लिखवा देना। किंग खारवेल बहुत ही फेमस शासक रहे हैं कलिंग के। कलिंग का मतलब है आज के समय का उड़ीसा। और किंग खारवेल ने जैन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वहाँ पर जो प्रशस्ति बनवाई किंग खारवेल ने वो कौन सी भाषा में होगी? तो ये क्वेश्चन आप जैनिज्म से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शंस है प्राकृत, पाली, संस्कृत या तमिल। तो इन चारों भाषाओं को अगर हम देखें, जैन धर्म का संबंध है प्राकृत भाषा से, आंसर इसका ए ही है। वहीं अगर हम बौद्ध धर्म को देखें, बौद्ध धर्म का साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। अगर हम वैदिक धर्म का देखें या हिंदू धर्म का देखें तो वो सारा साहित्य संस्कृत में लिखा गया। और अगर हम संगम देखें यानी दक्षिण भारत, तो वो सारा साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, हु ऑथर्ड द ट्रीटाइज प्रकृत प्रकाश? तो प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है? पतंजलि, पाणिनि, वररुचि या अमर सिंह? चारों ही बहुत बड़े नाम हैं। आंसर है इसका सी, वररुचि। क्या है प्राकृत प्रकाश में? प्राकृत जो भाषा अभी जस्ट हमने बात की, जिसमें जैन धर्म के साहित्य लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा की व्याकरण के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो प्राकृत प्रकाश नाम के ग्रंथ में मिलती है, जिसे वररुचि ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, बाय वॉट नेम आर गुप्ता गोल्ड कॉइन डेजिग्नेटेड इन देयर इंस्क्रिप्शन, यानी गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित हैं? तो देखिए, गुप्त काल को स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी हुए। अब उन सिक्कों को क्या कहते थे, क्वेश्चन ये है। तो ध्यान रखिएगा, 2 तरह के सिक्के बहुत ज़्यादा प्रचलित थे गुप्त काल में, एक गोल्ड कॉइन, दूसरा सिल्वर कॉइन्स। गोल्ड कॉइन को उस समय कहा गया दिनार। दिनार आज भी बहुत सारे देशों की ऑफिशियल करेंसी है। सिल्वर को कहा गया रूपक, रूपक या रुपयक। तो ये भी शब्द याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया है। क्या आंसर होगा? डी, स्वर्ण मुद्राओं को उस समय दिनार कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ संध्याकर नंदीज फेमस ट्रीटाइज रामचरित्रम रिलेट्स टू। संध्याकर नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितम की विषय वस्तु का संबंध क्या है? क्या दिया गया उस लेख में? बिहार एपी 2021 का क्वेश्चन है। पाल वंश रामपाल से जुड़ा है, चालुक्य वंशी विक्रमादित्य सिख से जुड़ा है, गुर्जर प्रतिहार वंश के रामचंद्र से जुड़ा है, या परमार वंश के राजा भोज से जुड़ा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, पाल वंश में जो किंग रामपाल थे उनके बारे में ये की गई है, जिसे रामचरितम कहा गया है। ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस से कंफ्यूज मत हो जाइएगा इसमें। रामचरितमानस जो कि 16वीं सदी में लिखी गई, किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा, तुलसीदास। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द फर्स्ट इंडिविजुअल हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रीन ऑफ वहादत उल वजूद विद इन सूफिज्म। तो वहादत उल वजूद नाम का जो सिद्धांत है, उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है जिसने प्रतिपादित किया। इब्न अल अरबी, जलालुद्दीन रूमी, फरुद्दीन अत्तार या मंसूर हल्लाज? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए, इब्न अल अरबी। और ये जो वहादत उल वजूद है, इसका मतलब ये है कि जो भी सब चीज़ हम अपने आसपास देख रहे हैं वो सब कुदरत के द्वारा बनाई गई है, गॉड के द्वारा बनाई गई है। इसी में विश्वास करने की डॉक्ट्रीन को वहादत उल वजूद कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द ऑथर ऑफ ट्रीटाइज राग विबोध। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं सोमनाथ, कलहन, आमिर खुसरो या सारंग देव। आंसर है ए, सोमनाथ। सोमनाथ के द्वारा राग विबोध जो है ये लिखा गया। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हौजे शमशी नियर कुतुब मीनार। यानी कि इनमें से किस मुगल शासक ने कुतुब मीनार के पास हौजे शमशी का निर्माण करवाया था? तो एक क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछा गया है, इसमें मुगल रूलर तो नहीं होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आना चाहिए केवल, क्योंकि इनमें से कोई भी मुगल शासक है ही नहीं, ये सब दिल्ली सल्तनत के शासक हैं।
तो इन दो शब्दों को हम इग्नोर करके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बालबन या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो सही आंसर है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने हौज शमशी का निर्माण करवाया था कुतुब मीनार के पास दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ अता कॉइन। तो अता या अता नाम के जो सिक्के हैं इनका प्रयोग आरंभ हुआ था किस मुगल शासक के दौर में। तो सीधा सीधा याद कर लीजिएगा, अकबर के समय में आता नाम के जो सिक्के हैं उनका प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16, हु रॉट खुलासत उत तवारीख। किसने खुलासत उत तवारीख लिखी? सुजान राय खत्री ने, श्रीकांत, अबुल फजल या खाकी खां। तो इसका आंसर है ए, सुजान राय खत्री। ये कौन थे? ये एक इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे औरंगज़ेब के समय में, और इन्होंने जो ये किताब लिखी इसमें उस समय की जो हिस्ट्री थे, हिस्टोरिकल इवेंट्स, और उस समय का जो भूगोल था भारत का, उसके बारे में इस किताब में लिखा है, जिसका नाम है खुलासत उत तवारीख। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर वॉज द सतनामी सेक्ट एस्टेब्लिश। सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1657, 1668, 1672, 1690। तो इसका आंसर है 1657। और ये जो सतनामी सेक्ट है ये जाना जाता है विद्रोह के लिए। इसने बहुत बड़ा विद्रोह किया था, किसके खिलाफ? औरंगज़ेब के खिलाफ। तो याद कैसे रखेंगे? 1857 जिसमें मेरठ से क्रांति शुरू हुई थी, 1757 जिसमें प्लासी का युद्ध हुआ था, बहुत फेमस बंगाल में, और यहाँ से 100 साल पहले और चले जाइए 1657। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? सतनामी पंथ की स्थापना, जिन्होंने बड़ा विद्रोह किया था औरंगज़ेब के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर वॉज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी सस्पेंडेड फ्रॉम द सिविल सर्विसेज। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को सिविल सेवा में किस वर्ष निलंबित कर दिया गया था? तो दो बहुत बड़े फेमस नाम हैं ICS में, इंडियन सिविल सर्विस में। एक का नाम है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और दूसरा नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्यों फेमस है दोनों नाम? क्योंकि सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में पहले भारतीय थे जो ICS ऑफिसर बने थे, और सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय बने जो इस सेवा से सस्पेंड कर दिए गए थे। कौन सी ईयर में? 1874 में। तो क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान है, 20 का सही उत्तर होगा। ये दोनों नाम याद रखिएगा, इनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 19, हु फाउंडेड द यूनाइटेड पैट्रियटिक एसोसिएशन। यूनाइटेड पैट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी। आंसर है ए, सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20, विद हुम वॉज द तेभागा मूवमेंट एसोसिएटेड। तो तेभागा आंदोलन का संबंध किससे है? किसानों से, मजदूरों से, दलितों से या स्टूडेंट से? तो आंसर है इसका ए, किसानों से जुड़ा है तेभागा आंदोलन। तो इस आंदोलन के बारे में थोड़ा जानिए। तेभागा आंदोलन बंगाल से संबंधित है। 1946-47 में ये चला। क्यों चला? क्योंकि तेभागा 3 भाग, एक ज़मीन है उसके, जो भी पैदावार उसमें हो रही है उसमें 3 भाग उसके कर दिए हैं। आम तौर पे इन 3 भाग में से डिमांड ये की गई कि जो 2 भाग हैं वो किसानों को मिले जो उसमें खेती कर रहे हैं, और 1 भाग लैंडलॉर्ड जो हैं या लैंड ओनर्स जो हैं उनको मिलना चाहिए। यही था मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूड द नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो। निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया या जारी किया? बिहार EPO 2021 का क्वेश्चन है। द्रविड़न एसोसिएशन, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, सत्यशोधक समाज या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बी, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन के द्वारा ये इस तरह का जो घोषणा पत्र है वो जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज द ऑथर ऑफ द प्ले भारत दूरदशा। भारत दूरदशा नाटक के लेखक कौन थे? तो भारत दूरदशा एक ऐसा नाटक था जो चित्रित करता था भारत में अंग्रेज़ों ने क्या दुर्दशा कर दी है, चाहे वो वहाँ की सोसाइटी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, सबका बुरा हाल कर दिया है। तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन या बंकिम चंद्र चटर्जी। आंसर है इसका ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है भारत दूरदशा नाटक। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ईयर वॉज द डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट
रिलीफ एक्ट पास, यानी कि दक्कन कृषि राहत अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो दक्कन के यानी डेक्कन जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, वहाँ पर कृषि को लेकर कुछ समस्याएं थी। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक एक्ट बनाई गई उनके लिए। वो एक्ट कब पास हुई, क्वेश्चन यही है। तो सही आंसर है ए, 1879 में ये एक्ट पारित हुई। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784? निम्नलिखित में से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? तो ये एक अंग्रेज़ के द्वारा की गई, जिसका नाम क्या था? विलियम जोन्स। कौन था ये? एक लॉयर और एक अंग्रेज़, ये कह लीजिए फिलोसोफर भी था। विलियम जोन्स ने एशिया के कल्चर को, यहाँ के धर्मों को, यहाँ के हिस्ट्री को, यहाँ के ग्रंथों को समझने का प्रयास किया। उसी के लिए उसने ये एशियाटिक सोसाइटी बंगाल खोली, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। और विलियम जोन्स ने भारत के जो ज़्यादातर ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 25, द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 वॉज रिलेटेड टू? इल्बर्ट बिल विवाद 1883 किससे संबंधित था? तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सुनिएगा। 1883 से पहले कोई भी यूरोपियन अगर भारत में अपराध करता था और उसका कोई भी मामला अदालत में जाता था, तो रूल ये था कि उसका मामला जो भी जज साहब सुनेंगे वो भी यूरोपियन होने चाहिए, वो भी अंग्रेज़ होने चाहिए। मतलब कोई भारतीय यूरोपियन व्यक्ति का, कोई भी भारतीय जज यूरोपियन व्यक्ति का केस ही नहीं सुन सकते हैं। ऐसी स्थिति होती थी 1883 से पहले। लेकिन एक वाइसरॉय साहब आए जिन्हें कहा जाता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में उन्होंने प्रयास किया कि भारतीय जज भी यूरोपियन का केस सुन सकें, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना, मतलब इसमें इक्वालिटी रहे। लेकिन अंग्रेज़ों की तरफ से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर विवाद हो गया। उन्होंने कहा कैसे एक भारतीय व्यक्ति, कैसे एक भारतीय जज जो है हमारा मुकदमा सुन सकता है। ये विवाद हुआ। अंततः इस प्रोविज़न को वापस लिया गया। इसी बिल को इल्बर्ट बिल विवाद कहा गया है। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, ये भी आंसर नहीं है। ग्रांटिंग जुडिशियल पावर टू इंडियन जजेस ओवर यूरोपियन, आंसर इसका सी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके से ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। 2 लाइव बैचेस अभी चल रहे हैं, बिहार एपीओ, बिहार जेके जीके के सिलेबस को कवर करने के लिए, और यूपी एपीओ मेंस का जीके और लैंग्वेज के बैच शुरू हो रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेमो क्लास ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर, वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए रखेंगे इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।